औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि पहले ही मामलात, सूरत हाल और दीगर चीज़ें इस हद तक फैल चुकी हैं, इस हद तक ख़राब हो चुकी हैं कि लोगों का जहनी तनाव बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जहनी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। लेकिन अलमिया ये है कि अब मुसलसल नौजवान नस्ल के अंदर भी हम अमराज़े कल्ब की शिकायत बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। पहले किसी ज़माने में सुना जाता था कि 50 साल की एज के बाद ही किसी शख्स को जो है वो दिल के अमराज लाहक होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि नौजवान लड़के लड़कियाँ जिनकी उम्रें तकरीबन 15 साल से लेकर 23 साल तक के दरमियान हैं, उनके अंदर भी अमराज़े कल्ब की जो शिकायत हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। और इस पर माहिरीन का ये कहना है कि जी इससे मुसलसल जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से या बहुत ज़्यादा टेंशन्स की वजह से जो है वो बच्चे बच्चियों में जो है वो इस किस्म की शिकायत मौसूल हो रही हैं। और ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है महकमा सेहत के लिए भी और दीगर सेहत के लिए काम करने वाली तंजीमों के हवाले से भी कि अगर नौजवान लड़के लड़कियां इन उम्रों के अंदर भी जो है वो वाज़े तौर पर इन शिकायत का शिकार हो जाएंगे, जो शिकायत कभी हम बूढ़े लोगों में सुना करते थे, आज वो नौजवान नस्ल में भी दिखाई दे रही है। तो इस सूरत हाल को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसकी ज़िंदगी में टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसा ही अक्सर मीडिया के अंदर भी देखने में आता है, बहुत सारे मीडिया वर्कर्स की भी इस हवाले से हलाकतें हो चुकी हैं, इंतकाल कर चुके हैं कि जी नौजवान थे लेकिन उनको जो है वो या तो ब्रेन हैमरेज हो गया या उनके जो है वो दिल में कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज हम कि आया इस तरह की सूरत हाल के अंदर कैसे कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है सेहत के मामला को मद्देनजर रखते हुए कि नौजवान लड़के लड़कियों में ये जो अमराज़े कल्ब की शिकायत बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, दिल के अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर सेहत हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर एवज़ रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? पहले किसी ज़माने में, दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा कि पहले किसी ज़माने में यह सुना जाता था कि 50 साल 60 साल या 70 साल के लोगों के अंदर, ख़वातीन के अंदर जो है वो इस किस्म के अमराज पाए जाते हैं, लेकिन नौजवान लड़के लड़कियाँ बच्चे जो है वो अब इन अमराज का शिकार हो रहे हैं। क्यों सर, क्यों ये नौजवान नस्ल के अंदर अमराज़े कल्ब का जो रेट है वो क्यों हाई हो रहा है? सबसे पहले तो अली मियां आपका शुक्रिया कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मुझे कांटेक्ट किया। ये बिल्कुल एक अलार्मिंग पोजीशन है कि हमारे नौजवानों में जो इंक्रीज की वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके जो तालीमी इदारे हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलेटेड विद देयर एजुकेशन, रिलेटेड विद योर लाइफ, जो अपनी जो डेली रूटीन की लाइफ है, वो बहुत इंक्रीज हो गए हैं, बहुत कंपटीशन है। और उसकी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो अनसर्टेनिटी है जो अपने सिस्टम्स में हमारी जो इर्द गिर्द, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा। और बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये पहले जो थे अमराज ये होते थे बूढ़ों के अंदर, अब ये नौजवानों में आ गए हैं। और उसकी एक वजह एक और भी है कि उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, या वो सिर्फ अपने BMI वगैरह को देख के वो फिट अपने आप को फील करते हैं, लेकिन उनमें जो इंक्रीजिंग जो कुछ बैड हैबिट्स हैं, जिसमें सिगरेट नोशी भी एक है, फिर दूसरी उनमें जो अपना जंक फूड का लेना है, फिर दूसरे एक्सरसाइज का ना करना उससे। और जब उनको ये अलामात होती भी हैं तो वो तरद्दुद करते हैं किसी मेडिकल कंसल्टेंट से, किसी डॉक्टर से मशवरा करने का, और वो अपने तौर पे करने की सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। और उसमें हमारे जो कौमी इदारे हैं जो अमराज़े कल्ब के, और जो क्योंकि वही इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस भी हैं कि इन नौजवानों में कैसे इन अलामात को आने से पहले कैसे रोका जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है किस तरह से रोका जा सकता है, या फिर सही मानों में मैं कहूं कि जी अगर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जैसे कि आपने बताया कि तालीमी इदारों में या कुछ नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो हालात को देखते हुए अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, उनकी नेचर होती है टेंशन लेना, लेकिन उस टेंशन का उनके जो है वो ज़िंदगी पर कितना मुज़र असर पड़ रहा है, उससे वो ला इल्म होते हैं। सर, क्या लगता है सर आगे आने वाले वक्तों में किस तरह से इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वैसे कोई इकदाम इस हवाले से दिखाई नहीं देते, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें अलग होती हैं और ग्राउंड रियलिटी इससे कदरे मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, मोटिवेशनल स्पीकर्स तो
वो आपको इतना चढ़ा देता है कि बंदर भी अपने आप को शेर समझने लगता है और अपनी असल हकायक से बिल्कुल अपने आंखें मोड़ लेता है। और उसमें होता यही है कि देखें, अगर उनको अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने खास मौकों पे कराती हैं, हालांकि दिल के अमराज वो हैं कि रोजाना के मामलात के रोजाना किसी ना किसी तरीके से स्मॉल डोजेस में उनको इन्फॉर्मेशन जाती रहे कि कैसे उन्होंने अपना लाइफ मॉडिफिकेशन करना है, कैसे उन्होंने मुश्किल अपने जो एक्सरसाइजेस करनी है, क्या उनका जो इनटेक ऑफ फूड हो, और कैसे वो अपने। और एक बहुत अच्छी जो बात मुझे अभी जब मैं उसको देख रहा था कि भाई ये पेट्रोल में जो इंक्रीज है ना, ये भी एक जो है ना, जहां और टेंशन बढ़ाने के अवामिल में से एक है, वहां इसका फायदा भी हुआ है। फायदा ये होगा कि वो लोग जो गाड़ियों में और बाइकों में जाके अपने जाया करते, उनको अब जरूरत इस अमर की है कि वो अपनी साइकिल्स और पैदल चलने की आदत डालें, जो पहले भी हुआ करती थी। तो उसमें यकीनन अपना इन अलामात की में कमी आएगी। लेकिन और जो जी और उसके साथ रिलेटेड और जो चीजें होती हैं वो चल रही होती है, डायबिटीज चल रही होती है, दैट लीड टू डिप्रेशन की होती है, और सारी की सारी जो फिर उसके अमराज के जो नंबर जो मैं देख रहा था वो तो बड़े ही हैरान कुन हैं, जिसमें 30 to 40 अपना वाला जो एज के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं वो रिजल्ट हैं उन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के स्टार्ट होने की वजह से इन कम उम्र नौजवान लड़की और लड़कियों में। और इन अवामिल के अलावा एक और भी अपना जो मसला है कि वो हमारे जो अपने यूज ऑफ सोशल मीडिया जो है ना, उस पर जो उनका बिलीव और उनकी जो चीजें और हकीकत से दूर, वही जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अपना कि वो हकीकत से बहुत दूर होते हुए उस दुनिया में रहने की वजह से, या फिर उनके कुछ अपने रुमानवी जो अपने ताल्लुकात में नाकामियां वगैरह होती हैं, या और जो नौजवानों के मसाइल, वो भी एक रीजन है। तो अगर इस सारा का सारा जो उनके आगाही के प्रोग्राम में उनको बताया जाए तो उसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, बात दरअसल यही है, अगर मैं किसी नौजवान से रुक के ये बात पूछ लूं कि जनाब वाला आप बताएं कि आपको किस चीज़ की टेंशन है या किस चीज़ का स्ट्रेस है, तो मुख्तलिफ मुझे मिले जुले जवाबात इसमें सुनने को मिलेंगे। कोई कहेगा कि मुझे जो है वो शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही, कोई कहता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई कहता है मुझे कारोबार स्टार्ट करना है, मेरे पास सरमाया नहीं है। तो ये टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा है। क्या मौजूदा नौजवान नस्ल ने जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सवार कर लिया अपने ऊपर? बिल्कुल, ये तो जो आपने जो लिस्ट आपने कंपाइल की, जिसको आपने समराइज की, ये तो है जी। लेकिन इनसे बचने का आपके अंदर जो है ना, हकीकत को फेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इनके होते हुए सारी इंफॉर्मेशन, भाई कंपटीशन है तो अपने आप को कैसे एक्सलरेट करना करके उस कंपटीशन के लिहाज से करना है, कैसे नौकरी की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीजें हैं उनको अपनी काबिलियत में इजाफा, अपनी कॉम्पिटेंसी में इजाफा कैसे कर सकते हैं, और क्या जो अवामिल हैं जो रिक्वायर्ड है उन स्टैंडर्ड को आज वो उनको जरूरत नहीं है जो आज से कोई 20-30 साल पहले के उस उम्र के अंदर नौजवानों में होती थी जरूरत। आज इंक्रीज कॉम्पिटिटिव दौर है, तो इनकी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो और बहुत ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपने जैसे कंपटीशन की बात की, देखिए कंपटीशन तो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जामियात के अंदर इतना कंपटीशन है, स्पोर्ट्स के अंदर इतना कंपटीशन है, इसके बाद हम जब फील्ड में आ जाते हैं तो फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि लोग आने से पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें मौका कौन देगा। क्या लगता है सर कि अगर पहले ज़माने के अंदर कोई एक बेटा हुआ करता था, वो कमाता था, कमाने के बाद वो अपनी फैमिली को सेटल कर लिया करता था, लेकिन आजकल के नौजवानों में ये रेशो कम हो रहा है, उसकी वजूहात क्या आपको यही लगती हैं? देखिए, उसमें एक तो अनबैलेंस जो अपनी जो हमारे यहाँ के जो अपने वो है लॉ के अंदर के हर एक के लिए मेरिट ओपन नहीं है जी। जिसको वो देखता है कि वहां पे किसी बड़े आदमी का या बड़ी सिफारिश का आदमी, कम काबिलियत वाला भी, कम यूनिवर्सिटी का कम जीपीए वाला भी लग जाता है, और वो जब नहीं होता उसको जो इस तरह भी कैफियत होती है, जो डिप्रेशन होती है, वो भी एक सबब है। और इन सब का मिल मिला के ज़ियादतीज़ होना, डिप्रेशन होना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होना, उसी से इर्द गिर्द घूमती हुई चीजें हैं। वो अवामिल पे अगर क्या नाम है कंट्रोल आ जाता है बाय लॉ, बाय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के जो अपने अवामिल होते हैं, तो उसका यकीनन इन चीजों पे अपना कंट्रोल आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है वो काउंसलर्स की भी जो है वो खिदमात लेते हैं, उनसे मदद लेते हैं और कहते हैं कि हमारी काउंसलिंग की जाए, हमें बताया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर के अंदर तो हर शख्स ही परेशान है। जो बंदा अपनी इस्लाह नहीं कर सकता या अपनी काउंसलिंग नहीं कर सकता, वो महज इसको प्रोफेशन समझ के दूसरों की काउंसलिंग कर रहा होता है। तो क्या लगता है सर, फिर बात वहीं आ जाएगी कि मोटिवेशनल स्पीकर जो बात करते हैं उसमें और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क होता है?
वो तो होता है, लेकिन देखिए अगर बहुत अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जो होते हैं हकाइक को रिसर्च बेस्ड कोई नुकात दे रहे होते हैं। अब देखिए वो कोई अगर उस पर अमल नहीं करता तो ये उसका फॉल्ट है, लेकिन अगर कोई अच्छी बात जहां से भी मिले अगर उसको आप इम्प्लीमेंट कर लें, जैसे आप देखें कि परहेज जो अब हमारे यहाँ जो और वजूहात हैं कार्डियोवास्कुलर की, उसमें जो हमारा जो अपना रूटीन ऑफ अपना हमारा जो इनटेक ऑफ फूड है वो डिफरेंट हो गया है। तली हुई चीजें, जंक फूड और ये चीजें पहले नहीं होती। तो आदमी को अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कहीं लिखा हुआ मिल जाता है आगाही में कि भाई इन चीजों से एहतियात करे, परहेज करे, तो अब उस पर डिपेंड करता है ना कि वो उस पर अमल कितना करता है। इसमें उस बने वाले का या उस मोटिवेशनल स्पीकर का कोई कसूर नहीं है, उसने तो बता दिया जी। और एक्सरसाइज कैसे करनी है और किस तरह अपनी जो अवेलेबल जो उसके पास स्लॉट ऑफ टाइम है उसको कैसे बेहतर एक्टिविटी में उसको लाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी लग रहा है आगे सूरत हाल मजीद खराब होने जा रही है तालीम के हवाले से या फिर प्रोफेशन के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से और इन दीगर चीज़ों के हवाले से कि आगे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 10% नौकरियां होंगी और 200% लोग हाथ में डिग्री लेके लाइन में लगे हुए होंगे। तो सर ये सूरत हाल जब आगे बढ़ेगी तो आपको लगता है ये रेशियो मजीद बढ़ जाएगा? देखिए मजीद बढ़ेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव सोल्यूशन यही है कि अगर आपको नजर आ रहा है, देखें ट्रेंड्स हम जब देखते हैं ये चीजें आगे और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी तो वही कामयाब होंगे जो इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सिचुएशन में प्ले करने की सूरत हाल में होंगे जी। आज आप देखें डिफरेंट गेम्स के अंदर जो आज के सक्सेसफुल लोग हैं वो उस टेक्निक्स पे नहीं खेल रहे होते हैं जो आज से 15 साल पहले या 25 साल पहले क्रिकेट खेली जाती थी, हॉकी खेली जाती थी, स्क्वैश खेली जाती थी। आज जो सारे उसके जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो गई। तो यही जो अपने अवामिल हैं जो कि सबब बनते हैं अमराज कल्ब का और उससे एसोसिएटेड चीजें विच लीड टू डायबिटीज और डिप्रेशन, तो उनका पॉजिटिव ख्याल करते हुए अपने आप को जो आप आराम दे जिंदगी में गैर मुशक्कत वाली जिंदगी में थे उससे निकले बाहर और अपना एक ऊपर के गियर में चल के काम करें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आगे आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि जी मौजूदा यूथ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि देखें आप भी जो है वो नौजवान नस्ल को ट्रेन करते हैं, आपका इंस्टीट्यूट है, वहां पर मुत्तादिद बच्चे बच्चियां आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे फील्ड में जो है वो अपना नाम बनाते हैं, तो आपको लगता है कि मौजूदा यूथ के अंदर उस प्रेशर को या उस कंपटीशन को झेलने की जो है वो सलाहियत मौजूद है या ताकत मौजूद है? देखिए मेजॉरिटी जो अपने कैरियर कॉन्शियस जो बच्चे होते हैं वो यकीनन इन सारी तजावीज को गौर से लेते हैं और जो जो उनके बस में, जो उनके रिसोर्सेज की लिमिट्स में होती हैं वो उसको करते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर आपके पास डेटा हो या अगर आप रिकॉल करें तो 25-30 साल पहले इस तरह की काउंसलिंग के भी मौके मौजूद नहीं थे। आज चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कौमी या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने इन अमराज के दिन के मौकों पे कुछ पैगाम देती हैं, तो उसमें सारा का सारा जो है ना उन पे डिपेंड करता है कि भाई वो उसको कैसे ले रहे हैं। देखिए मैसेज तो एक जाता है, अब बेनिफिशियरी वही होता है जो उसके कंटेंट से फायदा उठा ले और अकॉर्डिंगली वो अपना एक्ट कर ले। तो डॉक्टर साहब, इतनी परेशानियों के दरमियान इतनी जो है वो मतलब मैं यही कहूँगा कि सर पहले जो है वो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन अलग चीज़ है और मुल्की मसाइल या करियर में मसाइल एक अलग चीज़ हैं। तो क्या लग रहा है सर इन दोनों चीज़ों को अगर हम मर्ज करेंगे तो मसाइल तो मुसलसल ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन फिर भी एक जगह थम गया है कोविड-19 के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है तालीमी मामला काफ़ी हद तक थम गए और उसके बाद जो है वो बच्चों के अंदर वो सेंस नहीं रहा तालीम के हवाले से। तो आगे क्या दिखाई दे रहा है सर, ये मसाइल जो आप और मैं अपनी उम्रों में झेलते थे, जिन्होंने सोच लिया ना कि ये थम गया है जी, उनको वो आंखें अपनी बंद कर रहे हैं, अच्छा। सिचुएशन से अपने आप को जान छुड़ा रहे हैं जी। एक्चुअली इस सूरत हाल में भी जो कंपटीशन घटा नहीं है और बढ़ गया है कि आइंदा मिसाल के तौर पे जी, मिसाल के तौर पे देखें कि अब जो अगर इन तालीमी इदारों के बंद होने की वजह से जो काबिलियत का मेयार जो था 90% था, तो अगर वो अपनी आज रिक्वायरमेंट 80% आ रही है तो आप इस ख्याल से छोड़ देंगे कंपटीशन नहीं है तो और अपना जो मेयार का जो टारगेट है 70-65% रखें, तो वो आप फिर उसको आंखें मूंद बंद करने वाली जो सूरत हाल होगी। अच्छा। अदरवाइज जो सूरत हाल है उसको हमेशा कंपटीशन को ऑन रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि अगर ये रेशो जो है वो बढ़ रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही बढ़ रहा है या फिर पूरी दुनिया के अंदर ये सूरत हाल है यूथ की? वहां पर भी लोग जो हैं वो, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर आजकल की यूथ के अंदर जो है वो तली हुई चीजें खाने का रुझान बहुत ज्यादा है, वर्कआउट ना करने का रुझान बहुत ज्यादा है, तो क्या पूरी दुनिया के अंदर यही सूरत हाल दिख रही है या सिर्फ
जुनूबी एशिया के कुछ ममालिक, पूरी दुनिया में भी इसी से मिलते जुलते हालात हैं। अच्छा। और जिनकी जो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हैं, तो वहाँ जो कुछ इकोनॉमी की अपना ग्रोथ या उसका जो हेल्पिंग पार्ट होता है वो उनको जरा एक पॉजिटिव चीजें देता है। अदरवाइज यूएसए में भी यही है, यूएई में भी यही है। अच्छा। और इंडिया जो इतना बड़ा है वहां पे भी ये नौजवानों में इंक्रीज हो रहे हैं अमराज कल्ब, और उससे जो एसोसिएट, पहले कभी भी कोई डायबिटीज के जो मरीज जो है ना नौजवानों में नहीं होते थे, आज बच्चों में भी होते हैं। और उसका क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सारी डिजीजेस, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो पैटर्न है डिजीजेस का, इसीलिए इसमें जो रोल बनता है आलमी जो एसोसिएशंस होती हैं, कार्डिक एसोसिएशन वर्ल्ड हार्ट डेज वेज मनाती हैं, या डायबिटीज के जो डेज अभी रिसेंटली होके गुजरा है उसमें उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं। तो उसका एक मकसद होता है कि उसको जो चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं और कैसे वो उनको अपने प्रैक्टिस करके उन पे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, पढ़ाई के हवाले से भी आपने बात की ना कि चलें ठीक है, तालीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो सब्जेक्ट्स या जो मज़ामीन जो हैं वो हमें आखिर में पढ़ाए जाते थे, 9वीं 10वीं की जमात के अंदर पढ़ाए जा रहे थे, वो आज तीसरी चौथी में भी पढ़ाए जा रहे हैं सर, और बच्चों के बस्ते इस हद तक भारी हो गए, वो उसको बोझ ही समझने लगे हैं। जाहिर सी बात है, मेरे घर में ही बच्चे हैं और मुझे बिल्कुल पता है कि जी उनके मसाइल क्या हैं, उनको तालीम के लिए कितना वक्त मिल रहा है, या वो कहाँ से मामलात को जो है वो हैंडल कर रहे हैं। छोटे बच्चों के हवाले से ही बताइएगा सर कि इस सूरत हाल से ही वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बच्चे का जहन छोटा सा होगा और उसको जिम्मेदारियां इतनी बड़ी बड़ी दे दी जाएंगी, तो क्या लगता है सर फिर तो अमराज बढ़ेंगे? देखिए, अमराज बढ़ने की ये वजह नहीं है कि उन पे प्रेशर, एक्चुअली जो होने वाले जमानों को अपना आइडेंटिफाई करते हुए अगर कोई लकीली जो सिलेबस अपडेट हो रहे हैं या चीजें बढ़ रही हैं कि आज वो जो 9th 10th में होती थी बच्चे को 3rd 4th क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बच्चा अगर वो भी ना पढ़े जी, और इस नेगेटिविटी के साथ कि ये तो मेरे बड़े पढ़ा करते थे, मैं अभी मेरे लिए नहीं है, तो उसके अंदर नहीं सर, बच्चों को तो पता ही नहीं है सर इस दौर के अंदर कि जी जो तीसरी चौथी में वो पढ़ रहे हैं वो हमने 9वीं 10वीं में पढ़ा था कभी, तो वो तो ये सोचेंगे ही नहीं। लेकिन हम और आप इस बात को जरा ज्यादा सोच रहे हैं सर कि 9वीं 10वीं में जो सब्जेक्ट्स या जो मज़ामीन हमें पढ़ाए गए थे वो आज तीसरी चौथी में पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसके असरात तो सर मुज़र ही होंगे। एक बच्चे का एक जहन होता है, वो कितना प्रेशर ले सकता है ये उसका जहन ही जानता है, या अल्लाह जानता है। अब उसके ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाएगा तो सर वो बीमारियों में मुब्तला होगा या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो अपने जो एडवांस स्टडीज वाली चीजें हैं ये बहुत वेल कैलकुलेटेड होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो ओल्ड कन्वेंशनल चीजें उनको माइनस करके अपना ये चीजें की जाती हैं, और ये हमारे यहाँ अपना तो थोड़ा देर से आती हैं, लेकिन दुनिया में जो उस जमाने के चैलेंजेस होते हैं उसके लिहाज से सिलेबस जो है ना उसमें मॉडिफिकेशंस आती हैं टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और इस लिहाज से जो वो प्रेशर जो होता है, और अल्लाह ने बच्चों के और इंसान के दिमाग में इसीलिए तो उसको अशरफुल मखलूकात बनाया गया है कि उनके अंदर एबिलिटी है कि वो काम कर सकते हैं जो और मखलूक नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एवज रिजवी साहब हमारे साथ सीनियर माहिर सेहत मौजूद थे, बड़ा मुफस्सिल तज्जिया कर रहे थे, बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स ऐसे वाजे कर दिए जिसको हम मद्देनजर रखते हुए जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर खुद को इन बीमारियों से किस तरह महफूज रख सकते हैं या किस तरह इन बीमारियों से लड़ सकते हैं और इनको शिकस्त दे सकते हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ बात करेंगे डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान के हवाले से, क्योंकि डॉलर फिर ऊपर जा रहा है और रुपया फिर नीचे आ रहा है, और ये कोई बड़ी खबर अब दिखाई नहीं देती लेकिन इसके असरात बहुत बड़े बड़े सामने आएंगे, और अगले 6 महीने के अंदर क्या तबीयत साफ होने वाली है आगे आने वाले वक्तों के अंदर वाज़े हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम है, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से कबल बताया कि जी डॉलर एक बार फिर ऊपर जा रहा है और रुपए की कदर दोबारा गैर मुस्तहकम हो रही है, जिसके बाद महंगाई का एक नया तूफान सर पर खड़ा हुआ है, जिसके बाद आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़े हो जाएगी कि कितनी महंगाई मजीद बढ़ेगी, कितना कर्जा मजीद बढ़ जाएगा और किसके बाद
क्या सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान की आवाम इख्तियार करने वाले हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत नॉन सीरियस हो, अगर हुकूमत ने कुछ ना करने की ठान रखी हो और उसके बाद अब ये सूरत हाल हो कि जब IMF आपके सर पर बैठा हुआ हो और IMF से कमिटमेंट हो जाए कि 185 रुपये सिक्का राइजुल वक्त हम डॉलर को पहुंचा देंगे, तो उसके बाद सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देगी। और अगर आलमी मंडियों की मैं बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन मैं उनको वाजे करता चलूं कि $8 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल के प्राइसेस में कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद अब तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन पाकिस्तान में जारी नहीं किया गया कि तेल की कीमतों को किस तरह ब्रेक लगाया जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किस तरह कम की जाएंगी या पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को किस तरह से ब्रेक लगाया जाएगा। ये सूरत हाल अब तक पाकिस्तान में किसी तौर पर भी दिखाई नहीं दे रही। यही तो रोना है, यही तो चीखना चिल्लाना है, यही तो मामलात हैं। आज मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं होती तो मैं आज कुछ लोगों की तबीयत दुरुस्त करने के मूड में ज़रूर बैठा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैंने थोड़ा सा अपना लहजा और थोड़ा सा अपना तरबियत जो मेरी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने मामलात को ज़रा दुरुस्त समत में रखा हुआ है। वरना आज जो मामलात दिखाई दे रहे हैं और उस पर ढिठाई के साथ जिस तरह वफाकी वज़रा के बयानात आ रहे हैं, इस तरह के आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो महज अल्फाज ही बाकी रह जाएंगे, अमली इक़दाम कुछ नहीं होंगे, ग्राउंड रियलिटी पर चीज़ें नहीं होंगी, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, किसी तरह की रिलीफ नहीं होगा और किसी तरह की सूरत हाल पर कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं होगी। या आगे आने वाले वक्तों में मजीद वाज़े हो जाएगा। लेकिन ये जो मामला दिखाई दे रहे हैं कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है और उस पर शौकत तरीन साहब, जिनको इस उम्र में जो है वो वजीर लगाया गया है, इस उम्र में लोग जो है वो अपने पोते पोतियों के साथ, अपने नवासियों के साथ खेला करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि शौकत तरीन साहब आवाम के साथ खेल रहे हैं और आवाम के साथ ऐसा गंदा घिनौना मजाक कर रहे हैं जिसका अगर मैं जो है वो तज्जिया करने बैठ जाऊं या जिसका मैं अगर खुलासा बयान करना शुरू हो जाऊं तो अगले 2-3 प्रोग्राम्स भी जो है वो ऑन एयर नहीं हो पाएंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते रहते हैं, इरफान मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इरफान भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सूरत हाल के अंदर? जाहिर सी बात है सर, डॉलर मजीद ऊपर जाएगा तो महंगाई मजीद ऊपर जाएगी, रुपया मजीद नीचे आएगा तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी, मईशत खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे सर? देखिए अली भाई, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मुझे शौकत तरीन साहब की जो है वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो मुझे उनके ऊपर कोई शक नहीं है कि वो कोशिश भी कर रहे होंगे, मगर नाकामी की वजह जो है वो बड़ी साफ है कि इसमें जो डॉलर आपका रेट है वो तकरीबन 10 से 12 रुपए जो रेट आपके, जो ये अभी इस वक्त रेट होना चाहिए 160-161 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, जो आपका जो 10-12 रुपए का जो डिफरेंस बीच में आ रहा है ना, ये 12 रुपए का डिफरेंस आपके वो मनी चेंजर्स और जो आपकी जो एक बैंक और ये तमाम जो लोग जो है इस वक्त एक्टिव हैं मनी चेंजर्स, ये सारा सट्टा हो रहा है। इस पे कोई शक नहीं है कि ये जो डॉलर के ऊपर जो है बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान को आप नजरअंदाज ना करें। इस वक्त अफगानिस्तान का जो इशू है और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में कहा जाए कि अफगानिस्तान के इश्यूज को एड्रेस किया जाए और उनको एक्सेप्ट किया जाए। आज अमेरिका, आपको बताऊं कि 20 साल की हारने के बाद और वो वहां जाने के बाद सारा अकाउंट उनका फीस किया हुआ है अमेरिका ने अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान का जो यहाँ पे जो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हमारे यहाँ मनी चेंजर्स और यहाँ पे जो हमारा जो एक काम करने का तरीका कार है वो दुनिया से बड़ा डिफरेंट है। तो डॉलर के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है वो यहाँ पे ये जो बाइंग हो रही है इसका भी है और हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसका भी है। देखें, आपका डॉलर कहाँ से आ सकता है? पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर करेगा तो आपका डॉलर आएगा। आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर किसी न किसी तरीके से इस किस्म के हालात पैदा करके उसको भी डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। हालात देखें अच्छे होंगे तो एक्सपोर्ट अच्छी होगी, आपकी एक्सपोर्ट अच्छी होगी तो आपका डॉलर आएगा। ये जो अफगानिस्तान के हालात हैं और पाकिस्तान की मईशत को जो चैलेंजेस हैं उसमें हुकूमत और इस वक्त अपोजिशन और तमाम जो इस वक्त कौम पिस रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिस रही है कि उनको वो रास्ते नहीं मिल रहे, जिस वजह से एक विजन होना चाहिए। देखें, जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो 60 रुपए पे डॉलर 10 साल तक रोका गया। उसे कैसे रोका गया? कोई मशीन थी रोकने की? उसके ऊपर जूता रखा गया था, उसके ऊपर जूता रख के रखा गया था। जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो बैंकों की तरफ से सेल आ जाती थी
और उसको सेल को कंट्रोल कर दिया जाता था और उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी। मुझे यहाँ पे शौकत तरीन साहब के ऊपर बड़ा ताज्जुब है, उनकी हुकूमत पे बड़ा ताज्जुब है कि एक तरफ उनको इतने सारे चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ वो इस तमाम चीजों को आप देखिए ना, नेशनल बैंक और ये तमाम चीजें जो इस वक्त कंट्रोल करने के इदारे हैं, ये सारे क्यों नाकाम हो रहे हैं कि डॉलर को नहीं कंट्रोल कर पा रहे। डॉलर बढ़ेगा तो आपकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा, आम आदमी बेचारा जो गरीब आदमी जो नीचे जो एक जिंदगी जी रहा है उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आप कोई ऐसा रिलीफ फंड्स भी नहीं दे रहे कि जो आम आदमी पिस रहा है उसके लिए कुछ हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये अली भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें बड़ी ओपनली क्लियर हैं, सिर्फ इसको एक विजन के साथ एक आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो कि मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। लेकिन इरफान भाई बात दरअसल ये, जैसे आपने मुशर्रफ साहब के दौर की बात की, मैं बिल्कुल अग्री हूं आपकी बात से और मुत्तफिक दिखाऊंगा कि जो मुशर्रफ साहब ने जो है वो डॉलर को 60-62 के ऊपर रोक के रखा हुआ था, ये वाकई उनका बहुत बड़ा किरदार था इसके अंदर। उन्होंने किस तरह से पॉलिसी अपनाई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, चलें ठीक है हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो बात ही नहीं करते, मौजूदा हुकूमत के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं वो कभी ना कभी मुशर्रफ साहब के साथ ही रहे हैं। सर उनको दिखाई नहीं देता, या वो माजी के औराकों से अपनी गलतियों से सीखने के लिए जो है वो नहीं बैठे हुए, या फिर वो अंधे हो चुके हैं इस मामले को लेकर कि जो हमारी पॉलिसी है वो राइज की जाएगी, मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसी थी या फिर उससे पहले किसी हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो राइज करने हम नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर। अली भाई आपने देखी मेरी दुखती रख दी है, ठीक है ना, ये कैसी है बदनुवानी, तुम भी सोचो हम भी सोचो। आज हवा क्यों है तूफानी, तुम भी सोचो हम भी सोचे, किस पर हम इल्जाम लगाएं, किसको अपनी सफों से हटाएं, शक्लें हैं जानी पहचानी, तुम भी सोचो हम भी सोचे। तो ये अली भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने फिर एक ऐसा सवाल कर दिया। देखें, a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way। हमारे यहाँ पे जितने भी जनरल साहब का कद इस्तेमाल करके आगे बढ़े हैं और जो हमारी वेस्टेज है, वो वेस्टेज आप देख लें कि पीपल्स पार्टी में भी मौजूद है, नून लीग में भी मौजूद है, आपके तहरीक इंसाफ में भी मौजूद है। मगर आप ये देखें कि जो एक जनरल मुशर्रफ जो एक लॉन्च फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बना के गया, उसकी कैबिनेट में रहते हुए आज उसके लिए एक आवाज भी उठाई है उन्होंने कहीं भी खड़े होके। एक शेख रशीद को मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने इसकी जरूरत की कि उसने जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से बात की। देखें, आप जब अपने मौसिनों को भूल जाएंगे तो फिर इसके बाद यही हाल होगा। आज तहरीक इंसाफ क्या समझती है, वो अकले कुल है क्या? कंटेनर पे खड़े होके कोई एक ऐसी बात खान साहब ने की है जो पूरी कर दी हो उन्होंने? जितने फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने तब्दील किए, पाकिस्तान की तारीख की किसी सियासी पार्टी ने नहीं तब्दील किए होंगे। जितनी कैबिनेट में तब्दीली किस चीज की है इरफान भाई, कॉन्फिडेंस किस चीज का है? इसके ऊपर ही तो सबके जो है वो दिल जल रहे हैं सर, कि इतना कुछ करने के बाद भी कह देते हैं सब अच्छा है। तो सब कहाँ अच्छा है सर? माँ सिवाय सदर मुमलिकत के घर में, और माँ सिवाय पार्लियामेंट हाउस के अंदर, माँ सिवाय प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। मुझे एक बात बताएं, देखिए मकाफत अमल से हम सबको गुजरना है जी। तहरीक इंसाफ जो रियासत मदीना की बात करती है, वो रियासत मदीना सुबह 6 बजे फजर की नमाज के बाद शुरू होती है और मगरिब की नमाज के बाद वो रियासत अमेरिका में तब्दील हो जाती है जी। नहीं, रियासत कूफा में तब्दील हो जाती है सर। अमेरिका तो फिर भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है ना। तो मैं यहाँ पे जरा ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े दावे करना और फिर हुकूमत, देखिए ये ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान की है, ये 35 साल की गन थी कि खान साहब को पता था कि ये आगे का हवा बिगड़ा हुआ। मुझे आज भी उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है, मुझे उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, मगर मुझे उनकी जो बेवकूफ़ी है, जो वो रोज उसमें इजाफा होता जा रहा है, इस पे भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही, उस पे भी कुछ जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अब हमें लुक फॉरवर्ड ये करना चाहिए, हमें बेहैसियत कौम देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब इस बात के ऊपर एक हो जाना चाहिए कि ये पार्लिमानी निज़ाम, ये फरसुदा निज़ाम, ये गला सरा निज़ाम, अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। अब इस वक्त पाकिस्तान को एक लंबी इनिंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम की खेलने की जरूरत है। आज बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हुई है। आज तमाम के तमाम कौन सी आप जो है वो सदारती इस्लाहात की बातें कर रहे हैं, उन सदर मुमलिकत के ऊपर जो कभी पिछले दौर के अंदर भी धूप लगाने के लिए बाहर निकाले जाते थे, और इस दौर के अंदर भी जो है वो 23 मार्च की धूप लगाने के लिए उनको बाहर निकाला जाता है। वरना सदर मुमलिकत की क्रेडिबिलिटी है क्या पाकिस्तान के अंदर सर, माँ सिवाय कौम से खिताब के? सर मैंने सॉरी टू से मैंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा था जी। मैंने कहा आरिफ अलवी का कुछ भी नहीं कहा था। और मैंने आपको ये कहा कि देखिए, आरिफ अलवी साहब एक अच्छे बेहतरीन, मैं ये इनको ये कह सकता हूँ कि वो जो जिस तरीके से उनको एक फार्मूला दिया गया, उस फार्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से वो तमाम लोग जो आज इस
किसी भी ओहदे पे मौजूद हैं, वो अपने अपने डोमेन में रह के वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को प्रेसिडेंट बात यहाँ पर यह आ जाती है ना, बल्ला पकड़ने वाला मौजूद हो, खेलने वाला मौजूद हो, लेकिन बॉल डालने वाला कोई मौजूद ना हो तो मैं सेंचुरी नहीं बना सकता, ये आप भी जानते हैं सर। नहीं, सेंचुरी सर, सेंचुरी मारने वाला तो जनरल मुशर्रफ साहब था जी। उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आज तक कोई 20 रन के बाद भी कोई आगे बढ़ा हो। कोई बड़ी बड़े दावे किए हैं लोगों ने। आज आप देखें ना पाकिस्तान को, देखो आप देखिए अली, आप एक सहाफी हैं और माशाल्लाह एक सीनियर सहाफी हैं, अब आप एक मुहिब वतन भी हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ मफरूजों पे बात क्यों करें, हम हिस्ट्री तो कभी कोई तब्दील नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्या जनरल मुशर्रफ साहब वही शख्स नहीं थे कि जिनके पास 2 महीने की सैलरी नहीं थी? क्या जनरल मुशर्रफ साहब वही नहीं थे जिसके ऊपर पूरी दुनिया की पाबंदियां थी? क्या जनरल परवेज मुशर्रफ वो आदमी नहीं थे कि जिनके पास चैलेंजेस के अलावा कुछ भी नहीं था? तो सर बात वही इरफान भाई, देखिए बात वहां पर आ जाएगी ना दोबारा कि चले ठीक है, उनके दौर में जो अभी मौजूदा कुछ वज़रा हैं वो उनके दौर में बेहतरीन काम कर रहे थे सर, या डंडे के जोर पर उनसे काम कराया जा रहा था, लेकिन कौम खुशहाल थी, अवाम खुशहाल थी। आज कौन सी नजर रह गई सर उन्हीं वज़रा को या उन्हीं एडवाइजर्स को, कौन सी नजर खा गई ऐसी कि यहाँ पर आके वो महज सीटें गर्म करने के और कुछ नहीं कर रहे? अली भाई मैंने आपको कहा कि देखिए लीडर जो रहता है जी, वो इससे एक सरपरस्ती ऊपर वालों की नहीं कर रहा होता जी। लीडर जो होता है वो ग्रास रूट का है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लीडर ग्रास रूट लोगों ने बनाया जी। जनरल मुशर्रफ साहब को लीडर ग्रास रूट ने बनाया। भुट्टो साहब की हिस्ट्री को देखें, उनके साथ ग्रास रूट के लोग खड़े थे। वो लीडर जो सिर्फ इलीट के अंदर बैठ के फैसले करता है वो कौम के फैसले नहीं कर सकता। कौम के फैसला करने के लिए जमीन पे बैठना पड़ता है। उस रियासत को चलाने के लिए, रियासत के उन चैलेंजेस को एक्सप्रेस करने के लिए कौम के साथ बैठ के बात करनी पड़ती है। ग्रास रूट पे आना पड़ता है, जमीन पे आना पड़ता है। जरा सा इन हुकूमत के चेहरे देखें, उनके कपड़े देखें, आज से 5 साल पहले उनके कपड़े देखें, उनके चेहरे देखें, तो आपको लग पता चलेगा कि कितनी तब्दीली आ चुकी है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है सर, पहले चेहरों पर रौनक नहीं होती थी, अब तो माशाल्लाह ऐसे चमकते धमकते चेहरे आवाम को दिख रहे हैं कि उससे पता लग जाता है सर। अब तो चेहरों के ऊपर चेहरे भी दिख रहे हैं नाअहली के, और उसके बाद सूरत हाल जरा डिफरेंट हो गई है कि वही चमकते धमकते चेहरे। देखिए आज आप देखें कि फवाद चौधरी मेरे मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, जनरल मुशर्रफ साहब की उनको बहुत करीब रहे, फिर उसके बाद वो आसिफ अली जरदारी के करीब रहे, फिर वो तहरीक इंसाफ के भी करीब रहे, ठीक है ना। तो उनके अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो सबके करीब आ जाते हैं। सर कोई टेलीफोन कॉल होगा उनके लिए, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं ना कि हमें देखें अपने जो नीचे डिसीजन मेकिंग के बाद जो नीचे की टीम चाहिए उसके अंदर भी क्रेडिबिलिटी चाहिए। वो क्रेडिबिलिटी वो चाहिए कि जिसमें जो आप बात करें उसके ऊपर आप टाइम भी रह सके। आज आप देखें तो उनके मिनिस्टर्स की जो बातें हैं उनको दूसरा मिनिस्टर डिसऑन कर देता है। बिल्कुल। तो इस पोजीशन के अंदर खान साहब को सोचना चाहिए कि ये जो मौका आपको मिला था एक थर्ड फोर्स का, ये थर्ड फोर्स का जो मौका मिला था, ये जनरल मुशर्रफ साहब चाहते थे कि ये थर्ड फोर्स हम बना सके, मगर हम नहीं बना सके। तहरीक इंसाफ जब बनाने में कामयाब हो गई तो कौम ने उसका साथ दिया। अब खान साहब का ये काम है कि खान साहब सिर्फ ये घबराना नहीं है। अब इतना घबराना लोगों का जो है वो आपने रोक लिया, अब लोग घबराए नहीं तो फिर क्या करें। अब तो आपने घबराने के काबिल भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे भी आगे बढ़ चुकी है। आज आप लोगों के घरों के इश्यूज देखें, लोगों के एजुकेशन के इश्यूज हैं, लोगों के हेल्थ इश्यूज हैं। आज अगर अल्लाह ना करे कोई डिजास्टर आपके पास, अल्लाह ना करे कोई आ जाए, तो आप उसके काबिल नहीं है कि उसके लिए आप जो है उसको पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। इतना मतलब बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त आपके सामने, चैलेंजेस बॉर्डर्स के ऊपर चैलेंजेस आपके सामने इंतजार कर रही है आपकी। कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो आपकी ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में, मगर दिफा मजबूत उस सूरत में है कि जब आपकी मईशत मजबूत हो, आपकी जो एक सिविल गवर्नमेंट हो वो इदारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहे। यहाँ तो आप इदारों के लिए क्या क्या बातें करते हैं ये आप भी जानते हैं अली भाई, हम भी जानते हैं। तो ये हमारे कहते हैं ना कि हमें अपने दुश्मनों को बाहर नहीं ढूंढना, हमारे दुश्मन हमारे घर के अंदर मौजूद हैं। हमें अपनी सफों को साफ करने की जरूरत है। और अब ये बातें हम भी कर करके थक गए प्रैक्टिकली। क्या लोग जो हुकूमत कर रहे हैं उनको अंदाजा नहीं है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया इरफान मेमन साहब, माहिर माशी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी भी कुछ लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मैं मुसलसल मोबाइल देख रहा हूं, और कुछ लोग अच्छे मैसेजेस नहीं कर रहे, कुछ लोग ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं कि जिनका जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। और मैं इसलिए ऑनियर उनको भी ये बात कह रहा हूं कि खुदा की कसम
और रब काबा की कसम, ये सूरत हाल जो आप लोगों ने पैदा कर दी है, हमें कोई शक नहीं है इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हमें कोई शक नहीं है उनकी मुहिब्बे वतनी के ऊपर, हमें कोई शक नहीं है उनके किरदार के ऊपर, लेकिन उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी हमें कोई शक नहीं है कि उनकी कारकर्दगी मुसलसल तनज़्ज़ुली की जानिब ही गामजन दिखाई देती है। उनकी नाअहली पर भी हमें कोई शक नहीं है कि उनकी नाअहली भी मुसलसल सबके सामने आ रही है, और उनकी बातों पर भी हमें कोई शक नहीं है कि जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी पूरी होने वाली नहीं है और उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का किरदार अच्छा हो बुरा हो, हमें फर्क पड़ता है उसकी कारकर्दगी अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी होगी हम अप्रिशिएट करेंगे, बुरी होगी तो तनकीद करना आर्टिकल 19 के तहत हर सहाफी बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी पर जायज है। वो तनकीद कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो सूरत हाल को जो है वो देख सकता है और इस सूरत हाल के ऊपर मातम कर सकता है, नोहाखानी कर सकता है। लेकिन ये मामला जो दिखाई दे रहे हैं इस पर आप चाहते हैं कि हम कसीदा खानी करें, तो आप अहमकों और जाहिलों के जंगल में परवान चढ़ रहे हैं। आपका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका उस कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है जो पिस रहे हैं, मर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला दिखाई नहीं देता है। हमें उस किरदार का अचार नहीं डालना जिस किरदार के ऊपर आप बातें करते हैं, हमें उस डेमोक्रेसी का जो है वो अचार नहीं डालना जिस डेमोक्रेसी का आप राग गिलापते हैं, हमें उस कारकर्दगी का अचार नहीं डालना जो कारकर्दगी आप यहां दिखा रहे हैं। आज सूरत हाल यह है कि तमाम मामलात, बयानात और सूरत हाल के बरक्स दिखाई देते हैं। अगर यही मामला रहा तो आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। और मैं तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा जनाब वाला। अच्छी खबर भी देता चलूं, अच्छी खबर भी ऐसी खबर होगी कि लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं आपको वाजे करता चलूं कि मैं पिछले 3 दिन सर इस मामले के ऊपर जो है वो आवाज उठा रहा हूं, चीख रहा हूं कि जनाब वाला आलूदगी इतनी बढ़ गई है, आलूदगी के लिए कुछ कर लें। तो जी आज आपको मैं बताता चलूं कि 4 दिन दूसरे नंबर पर रहने के बाद आज लाहौर पहले नंबर पर आ गया है और मैं मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम हम किसी चीज में तो पहले नंबर पर हैं। तो अगर वो मामलात भी ऐसे ही हैं तो आज आलूदगी में पहले नंबर पर जो शहर आपको दिखाई देगा उसका नाम है लाहौर, और दूसरे नंबर पर जो शहर दिखाई देगा उसका नाम है न्यू दिल्ली, और 9वें नंबर पर जो शहर दिखाई देगा उसका नाम है कराची। अलमारूफ शहर कायद भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर इसी के ऊपर बात करूंगा कि आया उसके सेहत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे और किस तरह से इस आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है या इस आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों को किस तरह से रोका जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर फलक कादिर साहिबा मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सीनियर माहिर सेहत हैं, अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में आपको दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी सूरत हाल के ऊपर कि पहले लाहौर जो है वो पिछले 4 दिन से दूसरे नंबर पर था आलूदगी में, आज पहले नंबर पर चला गया है, जबकि कराची जो माशी हब है जहां से मुल्क का पहिया चलता है, जहां पर अस्पताल जो है वो इलाज के लिए इतने नाकाफी हैं कि हम वहां इलाज नहीं कर सकते, आज यहां 9वां नंबर है। क्या कहेंगी, क्या असरात मुरत्तब होंगे मजीद सेहत के ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अली। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमारे यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दूसरी जानिब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से सांस की बहुत बीमारियाँ होती हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर हो चुके हैं, और दूसरा जो है अगर आपकी ये पोल्यूशन की वजह से आपकी मतलब जो भी सांस के इशूज़ हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ में बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ये जो भी जिम्मेदारी है ये हमारे मतलब हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें, जो धुआं है उसको कंट्रोल करें, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको थोड़ा कंट्रोल करें। अदरवाइज जो है ये अगर बढ़ता चला जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंसानों को सांस लेना भी। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी अलार्मिंग सिचुएशन एंड वी हैव टू कंट्रोल इट। हम कितना मास्क पहनेंगे, हम कितना जो है वो अपने आप को बचाएंगे, बट आपकी नेचुरल हवा भी तो प्योर होनी चाहिए जी, जो हमें नहीं मिलती। तो प्लांटेशन के साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है हम इसको जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आगे आने वाले वक्तों में, अगर दूसरे नंबर पर लाहौर था, पहले नंबर पर चला गया और कराची का भी रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक आध दिन में मजीद जो है वो बढ़ जाएगा कि ये सबसे पॉपुलेटेड शहर जो है वो तस्वुर किया जाएगा, तो क्या लग रहा है आपको कि जी आगे आने वाले वक्तों में सांस की बीमारियों का आपने जिक्र किया, तो इसके हवाले से भी हमें फील्ड अस्पताल कायम करने पड़ेंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अस्थमा का अटैक आ सकता है? जी बिल्कुल,
इस तरह हो सकता है। एजमा का अटैक वैसे तो जेनेटिकल डिजीज और ये जो है स्मोकिंग और इस वजह से ये जो है बढ़ता है, बट अगर हमारे यही हालात रहे तो मेरे ख्याल से जो है हर दूसरा बंदा जो है वो सांस का इशू हो सकता है, हर दूसरे बंदे को जो है वो लाइक एजमा का अटैक हो सकता है, COPD हो सकता है। तो दिस अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि जाहिर सी बात है डस्ट उड़ेगी तो बहुत सारे आधे से ज्यादा मेरे भी दोस्त अहबाब के अंदर जो है वो लोग डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा जो है उनको है और उसका वो इलाज भी कराते हैं। तो क्या लग रहा है आगे ये जो है वो एलर्जी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं या फिर जो है वो नज़ला जुकाम की जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाएंगी? ये बिल्कुल सांस का इशू, एलर्जी, डस्ट एलर्जी, दिस ऑल थिंग्स कैन बी एक्सीड, ये बढ़ सकती हैं। और दूसरी जानिब जो है सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि इससे मामलात क्या हो सकते हैं, हमें इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है डस्ट एलर्जी, सांस का मसला, COPD, लंग्स की जो कैपेबिलिटी है ऑक्सीजनेशन की, वो सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट होंगी। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा प्लांटेशन जो है वो करनी पड़ेगी, गलिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। डॉक्टर फलक कादिर साहिबा से बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती तर्जिया इनायत किया। और वाकई अगर ये बीमारियां मुसलसल बढ़ती जाएंगी तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर हम इन बीमारियों को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तस्वुर कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है जी, हर चीज़ ज़िंदगी का हिस्सा रहती है, हर चीज़ जो है वो ज़िंदगी में तस्वुर की जा सकती है कि यहाँ पर इस चीज़ के साथ हम जिंदगी बसर कर सकते हैं। हम वो अजीम कौम हैं जिस अजीम कौम ने कोविड के साथ रहना सीख लिया, जिस अजीम कौम ने महज एहतजाज और मुजाहिरों के बलबूते पर वैक्सीन लगवाना छोड़ दिया। हम वो कौम हैं जिन्होंने इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी जीना छोड़ दिया। हम वो कौम हैं जिन्होंने इन्हीं मामलात के बलबूते पर अपनी खुशियां मनाना छोड़ दिया। आज ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है। और मैं इससे पिछले टॉपिक की तरफ भी थोड़ा सा जाऊंगा। इरफान मेमन साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की कि जनाब वाला जो बातें की गई, जो बातें जो है वो बवांगे दहल की जा रही हैं, जो बातें कॉन्फिडेंस के साथ की जा रही हैं। मैं एक बात कहता हूं, मुशर्रफ साहब के दौर में यही वज़रा मौजूद थे। मुशर्रफ साहब के दौर में पेट्रोल क्या रुपए लीटर था सबको पता है, डॉलर क्या रुपए था सबको पता है, क्या महंगाई इतनी ज्यादा थी सबको पता है। आज ये सूरत हाल ये है कि जी अगर मैं किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से बात करूं कि जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे इस महंगाई के समरात अवाम तक मुसलसल पहुंच रहे हैं तो इनको रोका कैसे जा सकता है, तो वो कहते हैं इंटरनेशनली महंगाई बढ़ रही है, इंटरनेशनली मामलात बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं। तो जनाबे वाला आप लोगों को यहाँ तालियां बजाने या ढोल पीटने के लिए थोड़ी लाया गया है, आप लोगों को यहाँ पर डफली बजाने के लिए थोड़ी लाया गया है। आप लोग यहाँ हुकूमत चला रहे हैं या आप बैंड बाजा का एक पूरा सिस्टम लेके बैठे हुए हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है। खुदारा एहसास कर लीजिए उस कौम का, उस अवाम का जिन्होंने वोट देने की जरा सी गलती की थी, एक अंगूठा काट के वो अवाम फेंकने के लिए भी तैयार है कि जिस वोट की ताकत से जो है वो इनको इक्तदार दिया गया था। आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं और कह दिया जाता है अवाम को रिलीफ देंगे। किस तरह से देंगे जनाबे वाला, रिलीफ कोई लॉलीपॉप नहीं है जो आपने अवाम को दे दिया और अवाम चुपचाप लेके अपने घर चले गए। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मुसलसल पैदा हो रही है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।